हेलो एवरीवन, मैं शशांक भारद्वाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस की सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी को। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। भारत के कितने प्रदेश बांग्लादेश से लगते हैं? हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर बॉर्डरिंग बांग्लादेश? भारत के कितने स्टेट बांग्लादेश से लगते हैं ये हमें बताना है। तो उनका क्या नाम है वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप ध्यान से सुनिएगा। भारत के 5 राज्य, भारत के 5 स्टेट बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, और जिनका क्या नाम है वो स्टेट है भारत के वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सेकंड मेघालय, थर्ड त्रिपुरा, फोर्थ आसाम और फिफ्थ मिजोरम। मिजोरम, फिफ्थ मिजोरम। तो भारत के ये 5 राज्य वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोंखा किस देश की सरकारी भाषा है? जोंखा इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? तो हमें बताना है ये जोंखा लैंग्वेज किस देश की नेशनल लैंग्वेज है। तो ये नेशनल लैंग्वेज है भूटान की। नेशनल लैंग्वेज ऑफ भूटान है ये। नेशनल लैंग्वेज कहाँ की है ये? भूटान की। भूटान, भूटान की नेशनल लैंग्वेज है ये जोंखा। ओके, जोंखा नेशनल लैंग्वेज है भूटान की। और इसको जोंखा लैंग्वेज को लिखने के लिए तिब्बतन अल्फाबेट का यूज किया जाता है। किसका? तिब्बतन अल्फाबेट का। तिब्बतन अल्फाबेट का यूज किया जाता है। ओके, याद रखेंगे कि जोंखा लैंग्वेज को लिखने के लिए किसका, कौन सी लिपि यूज करते हैं? तिब्बतन अल्फाबेट। ओके, और मैं आपको बता देता हूं कि जोंग, ये जो जोंग है इसका मतलब होता है प्लेस। जोंग का मतलब क्या है? प्लेस। और खा का मतलब होता है लैंग्वेज। खा का मतलब होता है लैंग्वेज। तो इसका जोंखा का मतलब है प्लेस लैंग्वेज। ओके, तो जोंखा कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? भूटान की। और भूटान की कैपिटल है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लदांग क्या है? व्हाट इज लदांग? तो लदांग एक स्थानांतरित कृषि का नाम है जो कहाँ होती है ये हमें बताना है। लदांग कृषि होती है मलेशिया और इंडोनेशिया में। मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया व इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को मैं बता देता हूँ। स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? लदांग। ये बात आप याद रखना। ओके, मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को यानी कि शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को मैं लिख देता हूं। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? लदांग। ठीक है, मलेशिया व इंडोनेशिया की शिफ्टिंग कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? लदांग। या फिर लदांग क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कहां पर? मलेशिया व इंडोनेशिया में। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और मैं इसके साथ ही आपको बता देता हूं मिल्पा। मिल्पा भी एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। और वो मिल्पा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहां पर बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका के देशों में शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता को क्या कहते हैं? मिल्पा। सेंट्रल अमेरिका, अमेरिका। ओके, सेंट्रल अमेरिका में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का क्या नाम है? मिल्पा। और रोका, रोका, रोका शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ही नाम है। कहां पर? यह है ब्राजील, ब्राजील में। ओके, और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि चेन्ना, चेन्ना कहाँ, किस देश का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किस देश में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को चेन्ना कहते हैं। ओके, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे चेन्ना किस देश का शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। ओके, स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेका घाटी किसके उत्पादन के लिए एक विश्व प्रसिद्ध क्षेत्र है? बेका वैली इज द वर्ल्ड फेमस रीजन फॉर हुज प्रोडक्शन? तो बेका वैली में किस चीज का प्रोडक्शन होता है? तो मैं आपको बता देता हूं। पहले तो ये बताता हूं कि बेका, बेका घाटी कहाँ है। ये है लेबनान में। कहाँ है? लेबनान, लेबनान में है। ओके, लेबनान, लेबनान। ठीक है, लेबनान में बेका घाटी है। ओके, और ये सेब के उत्पादन के लिए, किसके उत्पादन के लिए? सेब के उत्पादन के लिए वर्ल्ड फेमस है। सेब के उत्पादन के लिए, एप्पल के प्रोडक्शन के लिए वर्ल्ड फेमस है ये बेका वैली। ओके, बेका, इसको हिंदी में ऐसे भी लिखा जा सकता है बेका, बेका घाटी। ओके, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं।
ठीक है। लेबनान के बारे में बता देता हूँ। लेबनान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेबनान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, सर आधिकारिक भाषा है, वो है अरेबिक, अरेबिक है। ओके। और लेबनान की जो कैपिटल है, लेबनान की जो कैपिटल है वो है बेरूत। क्या है? बेरूत। लेबनान की कैपिटल है बेरूत, ये आप याद रखेंगे। और लेबनान को मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी कहते हैं। ओके, ये आप याद रखना, मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी हम इसको कहते हैं। मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट का क्या कहते हैं इसको? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहते हैं मिडिल मिडिल ईस्ट का। ओके, मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड भी हम लेबनान को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थाईलैंड व लाओस की सीमा कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स द बॉर्डर ऑफ थाईलैंड एंड लाओस? ये हमें बताना है। ओके, तो मेकांग रिवर, मेकांग रिवर, मेकांग रिवर थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर बनाती है। ओके, मेकांग नदी, मेकांग रिवर। ओके, और ये किन देशों में फ्लो करती है? ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत से निकल करके, तिब्बत, तिब्बत से निकल करके ये चाइना, चाइना में, चाइना के बाद फिर म्यांमार में, म्यांमार के बाद फिर थाईलैंड में, थाईलैंड के बाद फिर लाओस में, और लाओस के बाद कंबोडिया में होती हुई बहती है। ओके, कंबोडिया, कंबोडिया। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। ये COCAMBOD, कंबोडिया। तो ये मेकांग रिवर किन किन देशों में बहती है? तिब्बत से निकलती है, फिर चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया होती हुई बहती है। ओके, तो मेकांग रिवर थाईलैंड और लाओस का बॉर्डर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजमिर की घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? द वैली ऑफ इजमिर इज फेमस, फेमस फॉर हुज कल्टीवेशन? तो पहले मैं ये बताता हूं आपको, ये इजमिर की घाटी किस देश में है? किस देश में है ये इजमिर? ये इजमिर है टर्की में, टर्की, टर्की में ये इजमिर नामक एक बड़ा शहर है, बड़ा टाउन है इजमिर। और ये इजमिर फेमस है बहुत ज़्यादा किसके लिए? अफीम की खेती के लिए। किसके? इजमिर एक फेमस टाउन, फेमस टाउन है एक। ओके, कहाँ का है ये? टर्की का फेमस टाउन, टर्की का फेमस टाउन है इजमिर। ओके, और ये अफीम की खेती के लिए, अफीम की खेती के लिए वर्ल्ड फेमस है इजमिर की घाटी। ओके, ये बात आप याद रखेंगे, अफीम की खेती के लिए वर्ल्ड फेमस है ये इजमिर की घाटी। और कहाँ पर है, किस देश में है ये? टर्की में है। ओके, और मैं आपको टर्की के बारे में बता देता हूँ कि टर्की कहाँ लोकेटेड है। जो टर्की है, टर्की ये ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में पड़ता है। कहाँ पर? ब्लैक सी, ब्लैक BLAC के ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन, मेडिटेरियन सी, इन दोनों, दोनों सागर के बीच में पड़ता है। ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच टर्की पड़ता है। और टर्की को क्या कहते हैं? एशिया का प्रवेश द्वार। टर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी हम कहते हैं, एशिया का प्रवेश द्वार, क्योंकि टर्की, टर्की एक ऐसा देश है जो, जिसका कुछ हिस्सा यूरोप महाद्वीप में भी पड़ता है, लेकिन वो एशिया महाद्वीप का देश है। एशिया का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको। ओके, टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है और ज़्यादातर हिस्सा एशिया में पड़ता है। तो दो महाद्वीपों में आता है टर्की। ओके, टर्की का एरिया दो महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप में, और इसको, टर्की को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। और इसकी लोकेशन ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में है। ओके, और इजमिर की घाटी टर्की में है, जो कि अफीम की खेती के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल की सीमा किन देशों से लगती है? फ्रॉम विच कंट्रीज डज इजराइल बॉर्डर शेयर? तो इजराइल का बॉर्डर कितने देशों के साथ शेयर होता है? मैं ये बता देता हूं। एक तो लेबनान, लेबनान के साथ, लेबनान, लेबनान, सीरिया, सीरिया, जॉर्डन, जॉर्डन एंड इजिप्ट। ये वो कंट्री हैं जो एकदम फ्री हैं। ये इन चारों कंट्री से तो इसका बॉर्डर लगता ही है। साथ ही फिलिस्तीन का दो, फिलिस्तीन के दो एरिया हैं जो कि बहुत कम है। एक तो वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक एंड, वेस्ट बैंक एंड गाजा पट्टी, गाजी स्ट्रिप, ये फिलिस्तीन के हैं। ये किसके हैं? फिलिस्तीन के हैं। मैं आपको बता देता हूँ, फिलिस्तीन, फिलिस्तीन।
तो इस तरह से लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन के साथ इजराइल का बॉर्डर लगता है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा कि फिलिस्तीन के विभाजन के बाद इजराइल बना, एक कंट्री है फिलिस्तीन, मिडिल ईस्ट का, बल्कि था बोलेंगे, उसका अब कोई ज़्यादा प्रभुत्व नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी उसका रूल चलता है। फिलिस्तीन के विभाजन के बाद 28 मई 1948, 28 मई 1948 को इजराइल बना, इजराइल इस्टेब्लिश होता है। ओके, उसके बाद इजराइल के बनने से पहले मैं आपको बताता हूँ, फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र था। ठीक है, एक फ्री कंट्री था, एकदम स्वतंत्र राष्ट्र था, स्वतंत्र स्वतंत्र राष्ट्र था फिलिस्तीन। लेकिन ये क्या हुआ, इसके 80%, लगभग 80%, फिलिस्तीन के लगभग 80% एरिया पर इजराइल का कब्जा है। अब सिर्फ ये छोटे छोटे दो पार्टी हैं, एक तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप है ये फिलिस्तीन के पास। ओके, तो इनका बॉर्डर भी इजराइल से लगता है। लेकिन अगर आप मेनली देखें तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट का बॉर्डर इजराइल से ज़्यादा लगता है, और उसका कुछ हिस्सा ये वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन का वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप भी इससे लगता है। फिलिस्तीन का ज़्यादातर हिस्सा अब इजराइल के कब्जे में है, और जो फिलिस्तीनी लोग थे जो पहले फिलिस्तीन में रहते थे वो अब अधिकतर लेबनान, सीरिया और जॉर्डन में अब चले गए हैं। फिलिस्तीन का इजराइल के साथ बहुत बड़ा सीमा विवाद है जो अभी तक नहीं सुलझ पाया है। पहले फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र था, लेकिन अब वो इजराइल के कब्जे में रहता है और बहुत कम हिस्सा ही स्वतंत्र है उसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस व जर्मनी की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? ओके, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा फ्रांस का मैप बना देता हूँ। आप इसको एज्यूम करके चलना कि ये फ्रांस का मैप है। ओके, और ये सपोज ये फ्रांस है, और इसके यहाँ पर 3 जगहों पर मैं ये माउंटेन रेंज बना रहा हूँ। एक माउंटेन रेंज ये है, एक माउंटेन रेंज ये है, और एक माउंटेन रेंज ये है, और एक माउंटेन रेंज ये है। ओके, तो ये मैंने 4 माउंटेन रेंज बनाई हैं। मैं इनके नाम लिखता हूँ बारी बारी से, आप इनको ध्यान से देखेंगे। ये है पेरिनीज, पेरिनीज माउंटेन, पेरिनीज, पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत। और ये है आपका आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत, ये बॉर्डर शेयर के लिए दिखा रहा हूं मैं। ये है जूरा पर्वत, जूरा माउंटेन, और ये है बासजेस, बासजेस। ओके, बासजेस, ये 4 माउंटेन है। अब हमसे पूछा क्या गया है, फ्रांस व जर्मनी की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? ओके, तो फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है वासजेस पर्वत। कौन बनाता है? ये वासजेस पर्वत बनाता है, वासजेस माउंटेन, वासजेस पर्वत। ओके, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं VOSGES, वासजेस माउंटेन। ओके, ये बात आप याद रखना। वासजेस माउंटेन किसकी? फ्रांस और जर्मनी। कहने का मतलब अगर ये फ्रांस है, ये फ्रांस कंट्री है, तो जर्मनी किधर होगा? जर्मनी इधर होगा। इधर कौन सा कंट्री होगा? जर्मनी। ये जर्मनी होगा जिसके साथ ये फ्रांस की माउंटेन रेंज है, वासजेस माउंटेन रेंज, ये बॉर्डर शेयर कर रही है। ओके, एक बॉर्डर और शेयर मैं बता देता हूं फ्रांस का, कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड, फ्रांस, फ्रांस और फ्रांस और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, इन दोनों के बीच कौन सा माउंटेन रेंज बॉर्डर बनाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि जूरा माउंटेन, ये जो जूरा माउंटेन है, आप समझ लीजिए इधर कौन सा कंट्री होगा? इधर स्विट्जरलैंड होगा। ओके, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में कौन सी माउंटेन रेंज है? जूरा, जूरा माउंटेन रेंज है। जूरा माउंटेन फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा माउंटेन है जो बॉर्डर क्रिएट करता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड का। ओके, इसी तरह से ये पिरेनीज, ये है आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन फ्रांस और इटली के बीच में होगा, इटली का बॉर्डर शेयर बनाएगा। तो यहाँ आप याद रखना, जहाँ ये आल्प्स माउंटेन है इसके इधर क्या होगा? इसके इधर होगा इटली। ओके, और ये पिरेनीज है, यहाँ पर ये पिरेनीज माउंटेन है, और इधर कौन सा कंट्री होगा? नीचे की तरफ यहाँ होगा स्पेन। ओके, ये स्पेन होगा यहाँ पर। ये आप याद रखना कि फ्रांस और स्पेन के बीच बॉर्डर बना रहा है ये पिरेनीज, और फ्रांस और इटली के बीच बॉर्डर बना रहा है आल्प्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच बॉर्डर बना रहा है जूरा माउंटेन, फ्रांस और जर्मनी के बीच बना रहा है वासजेस माउंटेन। ओके,
तो इस फिगर को आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि फ्रांस ये चार तरफ से, ये चार एक साइड पे चार माउंटेन मैंने आपको लोकेट करे हैं, बासजेस माउंटेन, जूरा माउंटेन, आल्प्स माउंटेन, पिरेनीज माउंटेन। तो फ्रांस फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज माउंटेन बॉर्डर बना रहा है, फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स माउंटेन बना रहा है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच जूरा माउंटेन बना रहा है बॉर्डर, और फ्रांस और जर्मनी के बीच बासजेस माउंटेन बॉर्डर बना रहा है। ओके, तो इस तरह से आप याद रखेंगे, एक रफली मैप आइडिया मैंने आपको दिया है, और आप इनका सीरियल भी याद रख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की तरफ को कौन सा किसका लोकेशन है। सबसे नॉर्थ में बासजेस है, फिर उसके नीचे जूरा है साउथ में, फिर उसके साउथ में आल्प्स है। ओके, और ये फ्रांस के साउथ में पिरेनीज माउंटेन है, जो कि स्पेन के साथ फ्रांस का बॉर्डर शेयर के लिए बॉर्डर बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेन व फ्रांस की सीमा कौन सा पर्वत बनाता है? जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने फिगर आपको बना के दिया था, ठीक है, ऐसा फिगर बनाया था। ये फ्रांस है और इधर स्पेन है, इधर ये स्पेन है, यहाँ स्पेन कंट्री है, और यहाँ साइड में को इधर को ये पोर्चुगल लगा हुआ है, यहाँ पुर्तगाल है, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, और यहाँ ये फ्रांस है, और ये पिरेनीज माउंटेन है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। ओके, ये पिरेनीज माउंटेन है, पिरेनीज। ओके, पिरेनीज माउंटेन मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको इंग्लिश में, PRENEES, पिरेनीज माउंटेन। पिरेनीज माउंटेन बॉर्डर बनाता है स्पेन और फ्रांस के बीच में, स्पेन और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बनाता है पिरेनीज माउंटेन। ओके, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में आ सकता है। पिरेनीज माउंटेन, पिरेनीज माउंटेन। ओके, पिरेनीज। और फ्रांस और इटली के बीच भी आपको पता चल गया है, फ्रांस और इटली के बीच कौन सा माउंटेन बॉर्डर बनाता था? फ्रांस और इटली के बीच में आल्प्स माउंटेन, आल्प्स माउंटेन बॉर्डर क्रिएट करता था फ्रांस और इटली के बीच में। ओके, इधर को यहाँ पे ऐसे करके ये इटली कंट्री होता है, ठीक है, ये मेडिटेरियन सी में को नीचे को अंदर से ये इटली है, यहाँ पर ये होता है आल्प्स माउंटेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि से अलग होते हैं? ओके, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप किस जल संधि से अलग होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। यूरोप एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट आर सेपरेटेड बाय विच स्ट्रेट? तो ओके, तो यहाँ सपोज ये आप यूरोप, ये समझ लीजिए यूरोप है, यूरोप का ये स्पेन कंट्री होगा, और यहाँ पर ये समझ लीजिए ये इधर को नॉर्थ, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ऐसे समझ लीजिए, ये इधर को ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। ओके, और यहाँ पर ये कंट्री होगा मोरक्को, कौन सा होगा? मोरक्को होगा, ये भी आप याद रखना, मोरक्को। ओके, ये मोरक्को कंट्री है। तो इधर है स्पेन, इधर है मोरक्को, और ये बीच में ये वाटर स्ट्रेट है, इधर क्या है? इधर है अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन है इधर, और इधर क्या है? इधर है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, ये मैं लिख देता हूं मेडिटेरियन सी। ओके, मेडिटेरियन सी है ये। तो ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, जो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी। जब जल संधि है, जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट है, तो जल संधि है तो दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगी। तो दो वाटर बॉडी को कौन सी कनेक्ट कर रही है? अटलांटिक ओशियन को और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट कर रही है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ओके, और कौन से दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट कर रही है? किन दो लैंड पार्ट को सेपरेट कर रही है? यूरोप को। ये स्पेन जो है यूरोप का कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, और ये जो है मोरक्को, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। ओके, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का कंट्री है। तो ये अफ्रीका की लैंड दिखाई है मैंने, ये मोरक्को दिखाया है, और ये स्पेन दिखाया है, यूरोप का कंट्री। बीच में ये जिब्राल्टर स्ट्रेट है, इधर अटलांटिक ओशियन है, और इधर मेडिटेरियन सी है। ओके, तो आप, हमारा क्वेश्चन क्या है? यूरोप व अफ्रीका महाद्वीप को कौन सी जल संधि, किस जल संधि से अलग होता है? कौन सी जल संधि अलग करती है? तो यह है जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिसका नाम मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ओके, याद रखेंगे आप, जिब्राल्टर स्ट्रेट। ओके, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिब्राल्टर जल संधि। ठीक है, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिब्राल्टर जल संधि कौन सी दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, कौन से जल भाग को जोड़ती है? दो जल भाग को, अटलांटिक ओशियन को, यानी कि अटलांटिक महासागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि। और कौन से दो महाद्वीपों को अलग करती है? यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रही है। ठीक है, ये
वाटर कनेक्ट कर रही है मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशन का, ये है बीच में जिब्राल्टर का स्ट्रेट। ओके, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिब्राल्टर को मैं बता देता हूं आपको, जो जिब्राल्टर है ये, इसको की ऑफ मेडिटेरियन सी, जिब्राल्टर को क्या कहते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी, भूमध्य भूमध्य सागर की कुंजी भी हम कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट को, भूमध्य सागर की कुंजी। ओके, मतलब की ऑफ मेडिटेरियन सी, की ऑफ मेडिटेरियन सी भी हम इसको कहते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल हार्ट ऑफ यूरोप। यूरोप का इंडस्ट्रियल हार्ट कौन है? तो हमें ये बताना है इंडस्ट्रियल हार्ट किसको कहते हैं यूरोप का। ये कहते हैं रुर बेसिन को, रुर बेसिन को कहते हैं, RUHR, रुर बेसिन को कहते हैं। ओके, रुर क्षेत्र। और ये कहाँ है रुर बेसिन? रुर की घाटी कहाँ है? ये रुर की घाटी है जर्मनी में, जर्मनी। ओके, जर्मनी में है ये रुर, रुर रीजन कहाँ है? जर्मनी में। यहाँ पर बहुत सारी माइंस हैं, यहाँ आयरन ओर निकलता है, कोयला निकलता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? जर्मनी का काला प्रदेश। रुर को क्या कहा जाता है? रुर बेसिन को, रुर बेसिन को क्या कहा जाता है? जर्मनी का काला प्रदेश, जर्मनी का काला प्रदेश, काला प्रदेश भी कहते हैं रुर क्षेत्र को। ओके, जर्मनी का काला प्रदेश मतलब ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी, ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी क्या है? रुर बेसिन है। ओके, और मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूं कि जर्मनी की स्थलीय सीमा जो है, जर्मनी का जो बाउंड्री है वो 9 कंट्री से लगती है। ओके, जर्मनी 9 देशों के साथ, जर्मनी 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 9 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है। ये बात आप याद रखेंगे। कितने देशों से सीमा लगती है जर्मनी की? 9 देशों के साथ। और जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, बर्लिन जर्मनी की कैपिटल है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है? ये स्प्री नदी के किनारे है, स्प्री नदी, स्प्री रिवर। ओके, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं, स्प्री रिवर, स्प्री नदी के किनारे है। जर्मनी की कैपिटल जो बर्लिन है वो स्प्री नदी के किनारे है। ओके, याद रखेंगे। तो यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल किसे कहते हैं? यूरोप का औद्योगिक हृदय स्थल रुर बेसिन को कहते हैं। रुर बेसिन कौन से देश में पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। जर्मनी यूरोप महाद्वीप का एक देश है, उसमें रुर बेसिन पड़ता है। और रुर बेसिन को जर्मनी का काला प्रदेश भी कहते हैं, यानी कि ब्लैक रीजन ऑफ जर्मनी, क्योंकि यहाँ कोयला और आयरन ओर की बहुत सारी माइंस हैं। और जर्मनी 9 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है, जो स्प्री रिवर के किनारे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टुलूज फ्रांस, मतलब टुलूज एक फ्रांस का शहर है, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? टुलूज इज फेमस फॉर विच इंडस्ट्री? टुलूज किस इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, हमें ये बताना है। तो ये टुलूज फेमस है विमान इंडस्ट्रीज के लिए, विमान इंडस्ट्रीज, विमान उद्योग के लिए बहुत फेमस है। यहाँ एरोप्लेन बनाए जाते हैं। ओके, विमान। और आपको पता होगा कि हमारा जो राफेल आया है वो भी फ्रांस से ही आया है। फ्रांस में लड़ाकू विमान भी बनाए जाते हैं, और ये जो ये एयरबस होती हैं वो भी बनाई जाती हैं, जो जिनमें यात्री विमान होते हैं। ओके, वो भी बनाए जाते हैं। तो टुलूज विमान उद्योग के लिए फेमस है। टुलूज याद रखेंगे, विमान उद्योग के लिए, एरोप्लेन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है, विमान उद्योग के लिए। ओके, टुलूज। और मैं बता देता हूँ एक दो क्षेत्र के बारे में अलग से। ये लॉरेन रीजन, लॉरेन क्षेत्र, लॉरेन क्षेत्र, ये किस लिए फेमस है? ये LORIA, लॉरेन रीजन, ये किस लिए फेमस है? ये है आयरन ओर के लिए फेमस है, आयरन ओर, लोह अयस्क के लिए, लोह अयस्क के लिए ये लॉरेन क्षेत्र फेमस है। मतलब आप ऐसे समझेंगे कि लॉरेन क्षेत्र फ्रांस में किस चीज के लिए फेमस है? लोह अयस्क के लिए, आयरन ओर यहाँ पर बहुत मिलता है। ओके, तो लॉरेन रीजन आयरन ओर के लिए फेमस है। मैं आपको बता देता हूँ फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर, फ्रांस की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर उसका नाम बता रहा हूं मैं, वो कौन सी है? फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है लॉयर,
LOIRE लॉयर, लॉयर फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर है। ओके, ये बात आप याद रखेंगे। फ्रांस की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लोयर। ओके, और लॉरेन रीजन किस लिए फेमस है? आयरन ओर के लिए। और टुलूज किसके लिए फेमस है? टुलूज फेमस है विमान उद्योग के लिए। ओके, प्लेन उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डागर बैंक किस सागर में स्थित है? इन विच सी इज द डागर बैंक लोकेटेड? किस सागर में है? तो ये है उत्तरी सागर में, नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी, नॉर्थ सी, उत्तरी सागर। ओके, उत्तरी सागर में नॉर्थ सी लोकेटेड है। ओके, और ये कौन से, अगर ओशियन की बात करूं तो किस ओशियन में आएगा? अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशियन। ओके, याद रखेंगे, अटलांटिक ओशियन मेन वाटर बॉडी है जिसमें नॉर्थ सी पड़ता है। ओके, और ये डागर बैंक जो है, डागर बैंक जो है, ये मैं आपको बताता हूँ, डागर बैंक किस लिए ज्यादा फेमस है? ये फिशरी रीजन है बहुत बड़ा, वर्ल्ड फेमस, वर्ल्ड फेमस क्या है? यहाँ फिशिंग होती है, मछलियां पकड़ी जाती हैं, मत्स्य क्षेत्र है, वर्ल्ड फेमस मत्स्य, मत्स्य क्षेत्र है। ठीक है, मत्स्य क्षेत्र है, फिशरी एरिया है। ठीक है, फिशिंग होती है यहाँ। ठीक है, फिशरी एरिया याद रखेंगे, वर्ल्ड फेमस फिशरी एरिया है, यहाँ पर मछलियां पकड़ी जाती हैं डागर बैंक में, और ये कहाँ है? नॉर्थ सी में है, याद रखेंगे। और अगर बात करें नॉर्थ सी किन देशों के बीच पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, और आपका फ्रांस, और आपका जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नीदरलैंड, सॉरी ये नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम, ये वेस्ट कोस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ सी, या इन सारी कंट्रीज के बीच में ये अलग से एक आइलैंड है, ये ग्रेट ब्रिटेन, और इधर से वेस्ट कोस्ट के जो कंट्री हैं यूरोप के, वो सारे हैं ये जो मैंने नीचे नाम लिखा है। ओके, आपको तो पता ही है, जैसे कि ये मेन बाउंड्री ये है यूरोप की ऐसे, और यहाँ पे ये यूरोप की मेन बाउंड्री है, यहाँ ये फ्रांस है, और फिर इधर जर्मनी है, इधर नीदरलैंड है, और ये और भी कंट्री हैं। तो इधर यहाँ पर ये आता है आपका ग्रेट ब्रिटेन, यहाँ साइड पे ऐसे आता है, और यहाँ पे ये नॉर्थ सी वाला एरिया है, तो इसलिए मैंने ये साइड के कंट्रियों के नाम आपको बता दिए हैं। ओके, ये ग्रेट ब्रिटेन वाला एरिया था। तो इस तरह से नॉर्थ सी किन के बीच में आता है वो मैंने आपको बताया, ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच में ये पड़ता है। और मेन वाटर बॉडी क्या है? अटलांटिक ओशियन। और डागर बैंक है क्या? एक मत्स्य क्षेत्र है, फिशरी रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैगिनॉट रेखा किन देशों के बीच में है? बिटवीन विच कंट्रीज इज द मैगिनॉट लाइन? किन देशों के बीच में मैगिनॉट लाइन है? मैगिनॉट लाइन हमें बताना है किन देशों के बीच में है। ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच। किन देशों के बीच है? फ्रांस और जर्मनी के बीच। फ्रांस और जर्मनी के बीच है ये मैगिनॉट लाइन, मैगिनॉट रेखा। ओके, इसी तरह से ये बात आप याद रखेंगे, मैगिनॉट लाइन किन के बीच है? मैगिनॉट लाइन है फ्रांस और जर्मनी के बीच। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो याद रखना, फ्रांस वर्सेस जर्मनी के बीच क्या है? मैगिनॉट लाइन। इसी तरह से मैं आपको बताता हूं हिंडेनबर्ग लाइन। हिंडेनबर्ग लाइन, हिंडेनबर्ग लाइन किन देशों के बीच में है? ये हो जाएगी जर्मनी और पोलैंड के बीच। जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सी लाइन है? जर्मनी पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग लाइन। याद रखेंगे आप, ये मैंने बता दिया है इसके साथ ही। हिंडेनबर्ग रेखा, हिंडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच का नाम है? यह है जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। और इसको क्या कहते हैं? ऑर्डर नीसे भी बोल देते हैं इसको, ऑर्डर नीसे, ऑर्डर नीसे, ऑर्डर नीसे रेखा भी हम हिंडनबर्ग को बोल देते हैं। और आपको बता देता हूं मैं, जर्मनी और पोलैंड की सीमा की अगर बात करें, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच कौन सी रिवर बाउंड्री क्रिएट करती है? रिवर का नाम बताएं, जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में कौन सी रिवर है? तो वो हो जाएगी आपकी ऑर्डर रिवर। ऑर्डर, ये कुछ नहीं है, यहां लिख दे रहा हूं, ऑर्डर, ऑर्डर
रिवर जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री बनाती है। ओके, जर्मनी और पोलैंड की बाउंड्री कौन सी रिवर बनाती है? ऑर्डर रिवर, इसीलिए इसको यहाँ पर ऑर्डरनी से लाइन भी है। ओके, तो याद रखना मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच में है? फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और हिंडनबर्ग लाइन किन दो देशों के बीच में है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। याद रखेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? वेयर डज द डेन्यूब रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो डेन्यूब यूरोप की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी है वो वोल्गा के बाद। मैं आपको अभी बताऊंगा, लिखूंगा, तो उससे पहले आंसर लिख देता हूं कि डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? डेन्यूब नदी निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और ये किस देश में है यही जानना जरूरी है। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है जर्मनी में। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ है? जर्मनी में। ये जर्मनी में काला वन है। काला वन पर्वत से डैन्यूब रिवर निकलती है और यहां से निकलने के बाद ये 10 देशों से होकर के गुजरती है। डैन्यूब रिवर 10 देशों से होकर के गुजरती है। ये भी बात आप याद रखेंगे, 10 देशों से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है। यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी का नाम क्या है? वो है डैन्यूब रिवर, जो कि कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से निकलती है, 10 देशों से गुजरती है और कहां जाकर के गिरती है? ये गिरती है काला सागर में, ब्लैक सी। ब्लैक सी में जाकर के मिल जाती है। ओके, ब्लैक सी में कौन सी रिवर जाकर गिरती है? डैन्यूब रिवर। और ब्लैक सी को, काला सागर को क्या एक और नाम बोलते हैं? काला सागर मतलब कृष्ण सागर भी हम इसको कहते हैं। कृष्ण सागर भी आपको लिखा मिल सकता है, कृष्ण सागर। कभी आप काला सागर ढूंढते रह जाओ और कृष्ण सागर से कंफ्यूज हो जाओ तो डैन्यूब रिवर कृष्ण सागर में मिल जाती है। ओके, और ये बात याद मैं अभी जो बता रहा था, बोल्गा, बोल्गा रिवर के बाद यूरोप की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? बोल्गा। बोल्गा रिवर यूरोप की सबसे बड़ी रिवर है और ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे है, यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। और उसके बाद डैन्यूब है। ओके, डैन्यूब, डैन्यूब रिवर है सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ये सेकंड नंबर पे है, ये याद रखना। ओके, वोल्गा रिवर के बाद डैन्यूब यूरोप की सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ यूनाइटेड किंगडम? तो हमें बताना है यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बर्मिंघम। वो कौन सा है? बर्मिंघम यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। मैं लिख देता हूं BIRMINGHAM। यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बर्मिंघम है। ओके, यहां मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं बर्मिंघम, बर्मिंघम, बर्मिंघम। ओके, यूरोप का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। ओके, और ये क्यों फेमस है? यहाँ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप है बहुत ज़्यादा अच्छे से, एकदम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ की, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ओके, लोहा इस्पात उद्योग, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। और ये यहाँ यूके की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ओके, याद रखना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ये है सेवर्न, सेवर्न रिवर, याद रखेंगे आप। ओके, सेवर्न रिवर यूके की, ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी नदी है। ग्रेट ब्रिटेन की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सेवर्न रिवर है। और बर्मिंघम किस लिए फेमस है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? यूके का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है बर्मिंघम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है? वेयर इज द बे ऑफ बिस्के लोकेटेड? तो ये बताना है हमें बिस्के की खाड़ी कहाँ है। ये है अटलांटिक महासागर में। कहाँ है? अटलांटिक महासागर में, मतलब अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में है बे ऑफ बिस्के। ये बे ऑफ बिस्के, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ एक बार फिर से, जैसे ये यूरोप है, ये यूरोप मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये यूरोप है ऐसे, इधर को ये इटली बनाया है मैंने, ये इटली है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा स्पेन और
यहाँ हो जाएगा ये पुर्तगाल में इस, ओके। तो यहाँ ये बे ऑफ बिस्के है, बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के है यहाँ पर। ये स्पेन है मेनली, और यहाँ पर ये कंट्री है, ये अभी आपको जैसे बता रहा था, फ्रांस और स्पेन। तो ये मेनली ये फ्रांस, ये इधर साइड में पुर्तगाल है, इसका एरिया कम है पुर्तगाल का, ज्यादा स्पेन का एरिया है, ओके। तो स्पेन और फ्रांस के बीच में है, स्पेन, स्पेन और फ्रांस के बीच में इसका मैक्सिमम एरिया आता है, बे ऑफ बिस्के इस रीजन में पड़ती है। इधर को ग्रेट ब्रिटेन आ जाएगा, यहाँ यहाँ ग्रेट ब्रिटेन होता है, यहाँ ये ग्रेट ब्रिटेन होता है, यहाँ बे ऑफ बिस्के है, ओके। ये याद रखना आप, ओके। अटलांटिक ओशियन में फ्रांस और स्पेन के बीच में है बे ऑफ बिस्के, ओके। और मैं स्पेन का बता देता हूँ स्पेन के बारे में, कि स्पेन की जो कैपिटल है, स्पेन की कैपिटल है वो मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड, MADRID, मैड्रिड। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, याद रखेंगे आप, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है किसी भी कंट्री की कैपिटल, इसलिए मैं जितनी मुझे याद आती रहती है मैं आपको बताता रहता हूँ, ओके। स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड। और स्पेन कितनी कंट्री के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? आपको दिख रहा है, स्पेन पुर्तगाल और फ्रांस के साथ। स्पेन किन कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? बॉर्डर शेयर किस कंट्री के साथ है स्पेन का? स्पेन का है फ्रांस एंड पुर्तगाल के साथ, पोर्चुगल के साथ स्पेन अपना बॉर्डर शेयर करता है, याद रखना आप, ओके। तो स्पेन का बॉर्डर किसके साथ शेयर होता है? फ्रांस और पुर्तगाल के साथ। स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, ओके। और इस तरह से मैंने आपको बताया बिस्के की खाड़ी कहाँ स्थित है, वो अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है, इधर यूरोप के जो वेस्टर्न यूरोप है उसके वेस्ट साइड में, ओके। यूरोप का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके वाले वेस्ट साइड में है, जहां मैंने आपको ये मैप बना के दिखाया है, ओके। बे ऑफ बिस्के, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्सलीज बंदरगाह किस देश में है? इन विच कंट्री इज द पोर्ट ऑफ मार्सलीज? मार्सलीज बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किस देश में है हमसे पूछा गया है, तो ये है फ्रांस में, फ्रांस में है ये मार्सलीज बंदरगाह, ठीक है। और ये क्या है? ये है मेडिटेरियन सी पोर्ट है, मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय पतन है, मेडिटेरियन सी पोर्ट है, मेडिटेरियन सी पोर्ट, ओके। भूमध्य सागर में है ये पोर्ट, भूमध्य सागर के किनारे पे है ये मार्सलीज बंदरगाह। और ये सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप है, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप। ये जो मार्सलीज पोर्ट है, मार्सलीज, मार्सलीज जो पोर्ट है, मार्सलीज पोर्ट, याद रखना, सेकंड लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप है, ओके। याद रखना आप, सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप है मार्सिलीज। और ये इतना बड़ा है कि इसको मार्सिलीज पोर्ट को इतना बड़ा, ये ज्यादा बड़ा है, इसकी वजह से इसको क्या कह देते हैं? फ्रांस का सेकंड सिटी, मतलब फ्रांस का द्वितीय शहर भी इसको बोल देते हैं, फ्रांस का द्वितीय शहर, दूसरा शहर मतलब द्वितीय शहर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्ट है, इसलिए इस पोर्ट को ही फ्रांस का द्वितीय शहर बोल देते हैं। ये बात भी आप याद रखेंगे। आप मुझे एक क्वेश्चन कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताएंगे कि अगर सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप मार्सिलीज है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है यूरोप का? यूरोप का फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है यूरोप का, वो आप मुझे मैसेज करके बताएंगे कमेंट बॉक्स में जरूर, ठीक है। फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप कौन सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, ठीक है। यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना जरूर आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ डेयरी प्रोडक्शन, मतलब डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री, मतलब डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा किस देश में डेवलप है, कहाँ सबसे ज्यादा विश्व में डेयरी उत्पाद उद्योग सबसे ज्यादा है, ये आपको बताना है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डेनमार्क, डेनमार्क में डेयरी प्रोडक्ट इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा है, ओके। यहाँ गाय का दूध, सब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गाय का दूध यहाँ होता है डेनमार्क में, ओके। बात आप याद रखना, डेनमार्क। और डेनमार्क की मैं कैपिटल बता देता हूं आपको, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है, हिंदी में लिख देता हूं कोपेनहेगन,
डेनमार्क की कैपिटल है, ये आप याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं कि पार्लियामेंट नेम, डेनमार्क की पार्लियामेंट का क्या नेम है, क्या नाम है, पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, डेनमार्क की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, फोल्केटिंग, क्या कहते हैं, फोल्केटिंग, याद रखना, फोल्केटिंग कहते हैं। ओके, फोल्केटिंग। डेनमार्क की संसद का क्या नाम है, फोल्केटिंग, फोल्केटिंग, फोल्केटिंग। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी किसी देश की संसद का नाम एग्जाम में आ जाता है तो मैं बीच बीच में बताता चलता हूँ, कैपिटल भी और पार्लियामेंट भी। तो डेनमार्क की संसद का नाम है फोल्केटिंग और डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनगन। और विश्व डेयरी उत्पाद उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र क्या है, डेनमार्क ही है, याद रखना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमें हमारे पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अपने जो भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।